नमस्कार दोस्तों। अगर कोरोना वायरस की बात करें तो भारत पिछले कई महीनों से डेल्टा वेरिएंट को झेल रहा है। साथ ही अगर अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े देशों की बात करें तो वो भी डेल्टा वेरिएंट के सेकेंड वेव आने के डर से चिंता में है। अगर आप बात करें तो अभी कुछ समय से डेल्टा प्लस जो कि कोरोना वायरस का ही एक टाइप्स है, उसकी बातें वायरल चल रही है इंडिया में कि इसके कारण कहीं थर्ड वेव ना आ जाए। इसमें कितनी सच्चाई है, इसके पीछे क्या लॉजिक है और उस ट्रूथ के माध्यम से आखिर कब आ सकती है डेल्टा प्लस की वेव भारत में, आज के इस वीडियो में डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्लस जैसे सबको डिटेल्स में समझेंगे कि कौन कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए और इसके क्या उपाय है, मैंने इस वीडियो के बीच में और लास्ट में बताया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बंद रहिएगा हमारे साथ। वीडियो शुरू करते हैं। म्यूटेशन की कुछ खास बात होती है दोस्तों, ये हर लिविंग बीइंग में मौजूद होता है, चाहे इंसान हो, पेड़ हो, जानवर हो या हो कोरोना के भी हजारों म्यूटेशंस होते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे म्यूटेशन होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, जिसका किसी पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर बात करें कुछ म्यूटेशंस का तो ज़्यादा इफेक्टिवनेस होता है, उसके इफेक्ट पड़ते ही लोग बीमार पड़ जाते हैं और ये म्यूटेशन खतरनाक हो सकता है। WHO ने इन्हीं म्यूटेशंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि जब भी कोई वायरस बहुत सारे ऐसे देशों में फैल जाता है जो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल होता है तो उसे वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। अगर वहीं पे बात करें हम वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न की, तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ट्रांसमिसिबल होता है, सबसे ज़्यादा घातक हो सकता है, सबसे ज़्यादा देशों में फैल सकता है, लेकिन साथ में साथ वैक्सीन के इफेक्टिवनेस को भी कम कर देता है, जिसे वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न में डाल दिया जाता है। और इस कैटेगरी में WHO ने पहले ही 4 को डाल चुका है। उसका नाम है अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। डेल्टा प्लस की अगर हम बात करें तो डेल्टा प्लस को अभी तक WHO ने वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में नहीं डाला है, लेकिन अपना इंडियन गवर्नमेंट ने वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न में डेल्टा प्लस को भी डाल चुका है। वो इससे सावधानी बरतने को बोले हैं। अच्छा, क्लियर करते चलो, अगर आपको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा नाम सुन के कंफ्यूजन हो रही है तो कि आखिर ऐसा नाम क्यों पड़ा। जब भी नई केस मिलती थी किसी कंट्री में तो उस कंट्री के नाम के ऊपर उस वायरस का नाम रखते थे। जैसे पहला केस यूके में मिला था अल्फा का, तो उसे यूके नाम रख दिया गया। अगर बीटा का केस की बात करें तो साउथ अफ्रीका में मिला था। गामा की बात करें तो ब्राजील में मिला था। उसी तरह से अगर डेल्टा केस की बात करें तो इंडिया में मिला था। लेकिन बाद में लोगों ने इस पर भड़का, अपना रिएक्शन दिया और कहा कि अगर कोविड-19 चाइना से आया तो हमने कहाँ उसको चाइनीज वायरस बोला, या वुहान लैब से निकला तो कहाँ हमने उसको वुहान वायरस बोला। बाद में WHO ने भी इस पर रिएक्ट किया और कहा कि सही बात है। उसके बाद उन्होंने इसका नाम चेंज करके अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा सुविधा के लिए रख दिया, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये वायरस का नाम सिर्फ अल्फा, बीटा, गामा है, ना कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। बात समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 में डेल्टा का पहला केस भारत में मिला था और आज 80 से भी ज़्यादा देश इससे ग्रसित हो चुके हैं। मीन्स कि डेल्टा वेरिएंट ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला। अगर हम बात करें ट्रांसमिसिबिलिटी की, तो जो कोविड-19 थी जो 2019 में आई थी, उससे 50% ज़्यादा इफेक्टिव अल्फा था। अल्फा से 60% ज़्यादा इफेक्टिव डेल्टा वायरस। अगर हम डेल्टा प्लस की बात करें जो फ्यूचर में आने की संभावना है, तो ये डेल्टा से 60% ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी हो सकती है। मीन्स कि जितनी तेज़ी से ये डेल्टा फैला था जो कुछ महीने से चल रहा है, आप सोच सकते हैं कि इसकी 4 लाख तक पीक जा चुकी थी। तो अगर इससे 60% ज़्यादा इफेक्टिव और ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी हो सकती है तो फिर कितना ज़्यादा नुकसान कर सकता है, ये गारंटी देकर के नहीं कहा जा सकता है कि कौन कितना खतरनाक है, क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है। जैसे अगर केसेस में हम काउंट करके आपको समझाने की कोशिश करें तो जैसे 10,000 केस में से मान लीजिए 500 लोगों की डेथ हो रही है, और जब 4 लाख की पीक आई थी इसमें अगर 2,000 लोगों की डेथ हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2,000 लोग इसमें डेथ कर रहे हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव ये है, क्योंकि केस में भी अगर आप देखेंगे तो उसका 10,000 केस था तो 500 डेथ हो रहे थे, 4 लाख केसेस में 2,000 डेथ हो रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब ज़्यादा मरीज एक साथ बढ़ जाते हैं तो इलाज भी उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसकी मौत की रेशियो ज़्यादा हो जाती है। बस सिंपल। अगर करेंट टॉप 5 कोविड-19 सिम्टम की बात करें तो पहले नंबर पे है हेडेक।
मीन्स कि माथा का दर्द। दूसरे नंबर पे सोर थ्रोट, अगर गला दर्द करता है तो उसी तरह रनिंग नोज, फीवर और परसिस्टेंट कॉफ, जैसे 5 टॉप 5 में रखे गए हैं। इसके बाद भी और सारी चीजें होते हैं, लेकिन इसको टॉप 5 में रखा गया है। जैसे अगर आपको गला दर्द करता है या हेडेक होता है या फीवर, पहली जरूरी चीज है कि फीवर तो हमेशा हर चीज के लिए कॉमन है। वैक्सीनेशन को लेकर के अच्छी खबर यह है कि बहुत सारे ऐसे वैक्सीन जैसे फाइजर, जैसे एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड 90% से भी ज़्यादा इफेक्टिव है डेल्टा वेरिएंट्स में, अगर आप दोनों डोज लेते हैं तो। अगर हम बात करें तो भारत डेल्टा वेरिएंट के लिए चिंता का विषय नहीं है। भारत अब चिंता का विषय इसलिए जता रहा है क्योंकि डेल्टा प्लस का न्यूज वायरल चल रहा है। डेल्टा प्लस अगर भारत में आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है, ये बहुत सारे लोगों का मानना है। ऐसा लोग क्यों मान रहे हैं? क्योंकि डेल्टा प्लस डेल्टा वेरिएंट से 60% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। मीन्स कि जितनी तेजी से डेल्टा फैला था उससे 60% ज़्यादा तेजी से डेल्टा प्लस का वेरिएंट फैल सकता है। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि अक्टूबर-नवंबर तक थर्ड वेव आ सकती है, अगर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, अगर लोगों ने मास्क पहनना शुरू नहीं किया तो। अगर हम बात करें ICMR का, तो उसने कहा है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इसके लिए हम सब और रिसर्च करेंगे और ज़्यादा तैयारी करेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे भारत सरकार ने डेल्टा प्लस को वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न में डाल दिया, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। लेकिन अभी तक WHO ने इसे वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में नहीं डाला है कि ये इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आगे देखना है, अभी कुछ भी कहना अनलाइकली होगा कि ये इसके चलते थर्ड वेव आ सकती है, लेकिन लोग अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं। अच्छी खबर ये है दोस्तों कि इंडिया ने वैक्सीनेशन की रेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी किया है। रिसेंटली इंडिया ने 8 मिलियन का रिकॉर्ड एक दिन में जो पहले से था उसको तोड़ करके 8.8 मिलियन वैक्सीनेशन कराया है। बहुत ही अच्छी बात है कि जितनी जल्दी लोग वैक्सीनेशन कराएंगे उतनी ही कम चांसेस होगी थर्ड वेव का आने का। इंडिया का एम है कि इस ईयर के लास्ट तक सारे एडल्ट को वैक्सीनेशन कराने का, लेकिन अनलाइकली ये भी शायद वैक्सीनेशन जितनी तेजी से हो रही है ये भी कम पड़ेगी कंप्लीटली थर्ड वेव को अवॉइड करने का। अच्छा, कुछ लोग समझदार हैं वो तो चुपचाप वैक्सीनेशन कराते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी में क्रिटिसाइज करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जैसे कई सारे लोग कंपेयर करते हैं कि यूएस का 70% वैक्सीनेशन हो चुका है, इजराइल का 65%, लेकिन भारत का सिर्फ 20% लोगों का कहना है। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात आज नहीं करते हैं, सिर्फ हम बात करते हैं पॉपुलेशन का, कि इंडिया में और यूएस में अगर पॉपुलेशन की कंपेरिजन करोगे तो जमीन आसमान का अंतर है। यूएस का पॉपुलेशन 33 करोड़ है, जबकि वहीं पे भारत का लगभग 140 करोड़ है। अगर उसके हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो जैसे भारत 20% कराया है वो 70%, अगर इंडिया का पॉपुलेशन 33 करोड़ होता ना तो इंडिया 100% वैक्सीनेशन करा चुका होता। मैथ नहीं आती तो कैलकुलेशन करा लो किसी से। इस बात के लिए आपको प्राउड होना चाहिए कि हमारा देश बहुत तेजी से वैक्सीनेशन की ओर आगे बढ़ रहा है। अब जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो समय तो लगेगा, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, जब भी आपकी बारी आए वैक्सीनेशन कराना होगा। अगर हम श्योर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म तरीका बचने का बताएं थर्ड वेव से तो वो है वैक्सीनेशन। मैंने खुद अपनी और अपने पूरे परिवार की वैक्सीनेशन कराई है। आप भी जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आपका टाइम आता है, उधर से स्लॉट बुक होता है, आप जल्दी से जल्दी अपनी वैक्सीनेशन कराएं ताकि थर्ड वेव का खतरा आप में ना रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियोज सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।